दोस्तों, पूछताछ की टीम ने आज डिटेन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट तुषार डेड़ा को, जो एबीवीपी की तरफ से छात्र संघ के चुनाव में बैलेट नंबर 8 के साथ अभी विजयी हुए। इनके ऊपर इस चुनाव के दौरान बहुत से गंभीर आरोप भी लगे। जबरन कॉलेज में घुसना, मारपीट करना, पैसे का दुरुपयोग करना, इस तरह के संगीन आरोप इनके ऊपर लगे, जिसके चलते पूछताछ की टीम ने इनको सम्मन किया। तो आइए जानेंगे इनके ऊपर लगे जो संगीन आरोप हैं वो कितने सच हैं और कितने झूठ हैं। जैसा कि हमने बताया, तुषार डेड़ा आज हमारे बीच पूछताछ में आ चुके हैं। इनके ऊपर बहुत से संगीन आरोप लगे, चाहे वो कॉलेज में घुसना हो, मारपीट करनी हो या कॉलेज के गेट तोड़ना हो। तो मुझे लगता है हमारे तुषार डेड़ा इन सभी आरोपों का बेबाकी से जवाब देंगे। तुषार डेड़ा जी, आपका स्वागत है पूछताछ में। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा तुषार डेड़ा, ये जो छात्र राजनीति का जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस क्या है? डूसू प्रेसिडेंट तक जाना, क्या मेहनत, क्या तरीका? भैया, मैं अपनी तरफ से ही अपनी दास्तां बताता हूँ। 2015 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ना हुआ। तो हमारे यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सबसे छोटी इकाई होती है नगर की। नगर की इकाई के अंदर जो हमारा काम होता है वो समाज सेवा करना, की जो वहाँ रह रही महिलाएं हैं उनके पास सैनिटरी पैड पहुँचे, जो वहाँ रह रहे बच्चे हैं उनको ट्यूशन पढ़ाया जाए, हमारी तरफ से उनका स्कूल्स में एडमिशन कराया जाए। तो 2015 में मैं नगर अध्यक्ष था। 2016 सत्यवती महाविद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ। तो जब एडमिशन होता है तो उसके बाद चुनाव होते हैं। तो मैं जब कॉलेज पहुंचा, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा ही हुआ था, तो चुनाव चल रहे थे, तो मेरा भी मन करा कि भाई क्यों ना मैं भी चुनाव लड़ूँ। तो फर्स्ट ईयर में मैं सत्यवती कॉलेज से सीसी रहा और साथ के साथ संगठन में भी अपना काम करते करते इकाई का उपाध्यक्ष था। 2017 में केशवपुरम जिला पड़ता है वहाँ एबीवीपी का। तो केशवपुरम जिले से जिला सह संयोजक, 2018 जिला संयोजक, 2019 प्रांत कार्यकारिणी सदस्य। तो जो मेरी ग्रेजुएशन पीरियड था उसमें मैंने साथ के साथ मतलब 2015 में अपना समाज का काम किया। 2016 से लेकर 19 में जो छात्र राजनीति के अंदर में घुसा, वहाँ कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट्स के मुद्दे थे, सत्यवती कॉलेज में पानी ना होना, टेक्सटाइल पाथ ना होना, ऑडिटोरियम ठीक ना होना, तो इनके लिए मतलब हमने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी और भूख हड़ताल तक पे बैठे। और साथ के साथ जैसे भी विश्वविद्यालय के अंदर कोई ऐसा आंदोलन विद्यार्थी परिषद करती थी तो हम वहाँ बिल्कुल अपनी टीम के साथ पहुँचते थे और उस आंदोलन में अपना साथ पूरा देते थे। तो जो मेरी कर्म भूमि है वो मेरा सत्यवती कॉलेज है। 2019 में मैंने छात्र संघ चुनाव की तैयारी की। संगठन का आदेश नहीं था, अगले दिन से अपने पर्चे बांटने दोबारा शुरू। 2020 में कोरोना आया, तो कोरोना में हम सब चीज़ें भूल गए। चुनाव एकमात्र हमारे लिए कार्यक्रम है, तो चुनाव भूलकर हम कोरोना में समाज सेवा के लिए लगे। तो 2020-21 कोरोना, 2022 में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, 2023 में छात्र संघ चुनाव हुए। तो जो ये 8 साल का संघर्ष था, 2015 में नगर में, 2016 प्लीज वोट एंड सपोर्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सीसी से लेकर 2023 प्लीज वोट एंड सपोर्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डूसू प्रेसिडेंट तक का ये सफर, मतलब इस सफर के अंदर मैं कई हजारों छात्रों से मिला, बहुत सारे छात्रों का काम भी कराया और लाखों छात्रों के लिए हमने इस सफर में आंदोलन किया। तो अगर कोई छात्र नेता बनना भी चाहता है तो मैं तो एक चीज बस ये कहूंगा कि लोग अगर अपना व्यवहार ठीक रखें तो आप चलते रहोगे, कारवां बढ़ता रहेगा और बिल्कुल छात्र संघ अध्यक्ष। आपको क्या ये जो आपका छात्र राजनीति का सफर है, ये आप किसी नेता को अपना आदर्श मानते हैं जिसके पद चिन्हों पे चलकर आप यहाँ तक पहुंचे, या आप उनके जैसा बनना चाहते हैं? बिल्कुल संघर्षशील आदमी रहे हैं और संघर्षशील नेता पसंद है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अपना इंस्पिरेशन मानकर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि उन्होंने जितना संघर्ष अपने जीवन के अंदर किया और उनका जो जनता के लिए प्यार है, छोटे वर्ग से लेकर हर वर्ग तक वो अपनी बात को पहुंचाते हैं और हर वर्ग के बारे में सोचते हैं। तो मेरा भी यही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर चाहे स्वीपर से लेकर छात्र, प्रिंसिपल और जितना भी तमाम शासन प्रशासन है, उन सभी के बारे में सोचकर और आने वाले समय में छात्र हित के लिए काम करें। अरुण जेटली जी 1974 में डूसू के प्रेसिडेंट बनते हैं। अजय माकन जी 85 में डूसू के प्रेसिडेंट बनते हैं और उसके बाद इस लेवल तक पहुंचते हैं।
तो क्या आप खुद को भी सोचते हैं कि हाँ उसी दिशा में आप अपना ग्राफ उस लेवल तक लेकर जाएंगे? भैया ये तो क्या है कि जो मेरे छात्र भाई बहन जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मेरा संगठन, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा गांव, मेरी 36 बिरादरी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, वो सब तय करेंगे कि उनको इस तुषार डेड़ा को कितनी दूर तक कहाँ तक लेकर जाना है। क्या पता मैं अरुण जी की तरह आगे बढ़ूँ, और क्या पता मैं बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो नहीं कर पाए वैसा रह जाऊँ। छात्र राजनीति में लगभग 20 से ज़्यादा कॉलेज, जहाँ तक कितने कॉलेज हैं? इसमें क्या है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अंदर आते हैं वो 47 कॉलेज और 5 डिपार्टमेंट है, टोटल मिला के 52 कॉलेजेस हैं। तो 52 कॉलेज वोट डालते हैं डूसू के लिए। 52 कॉलेज वोट डालते हैं। और आपका जो इलेक्शन बजट है वो कितना रहता है? 5,000 रुपये। 5,000 में आप 52 कॉलेज? जी। लेकिन जो विजुअल्स में हम देखते हैं तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नहीं भैया, ये ये क्या फंड्स है, आप कहाँ से आप ये फंड्स लाते हैं? मैं बताता हूँ क्या है कि जैसे ही चुनाव चालू हुए, अब एक टीम साथ चलती है, वो टीम अपना काम करती है। जब टीम, और वो टीम वो है कि जो तन मन और धन के साथ हमारे साथ लगी हुई है। तो जितने भी साथ के भाई हैं, आप चंदा हाँ, फंडिंग होकर जितने भी साथ के भाई हैं वो सब अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ देते हैं, गांव के, समाज के, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साथ देते हैं। हमारा तो अपनी जेब से 4-5 हज़ार रुपये ही खर्च होता है। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि ये इलेक्शन को आप इतना बड़ा बना देते हैं कि ये बिल्कुल एमपी के इलेक्शन से भी बड़ा नजर आता है, और कहीं ना कहीं एक लंबी गाड़ियों का काफिला, पोस्टरबाजी, ये सब आप करते हैं, लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का खुलेआम उल्लंघन डूसू चुनाव में देखने को मिलता है? नहीं, अगर लिंगदो कमेटी की जो गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन होता तो भैया वो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता। बट क्या है कि जो ये छात्र संघ चुनाव है वो बहुत बड़ा चुनाव है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव है। और दिल्ली के अंदर बहुत सारे निगम पार्षद हैं, 7 MP है, 70 विधायक हैं, पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ एक ही है। तो और ये बड़ा इसलिए भी है कि जितनी भी दिल्ली के अंदर विधानसभा, लोकसभा का जो एरिया है उनके अंदर कोई ना कोई कॉलेज आ रहा है। और उन कॉलेज आने की वजह से क्या है कि क्षेत्र के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का कोई भी पदाधिकारी होगा वो क्षेत्र के अंदर अपना कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा चुनाव है। तो ये इतना बड़ा चुनाव है तो आपको नहीं लगता कि ये समाज के सभी वर्गों और सभी जातियों को ध्यान में रखकर ये चुनाव किया जाए? बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमें देखने को लगता है कि जो डूसू का चुनाव है वो पूरी तरह से अपने जाट लॉबी और गुजर लॉबी के बीच आपस का एक क्लैश हमें देखने को मिलता है। और पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट डूसू चुनाव में जिसने पर्चा दाखिल किया हो एबीवीपी की तरफ से या वो जीता हो। नहीं, अभी क्या है कि भैया जो विद्यार्थी परिषद है वो ऐसी नहीं है कि आकर आप आए और छात्र संघ चुनाव लड़ा दिया। हमेशा विद्यार्थी परिषद में कोई कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ाए। कोई भी कार्यकर्ता आएगा उसका स्वागत है, इतने लंबे समय काम करेगा, आने वाले समय के अंदर छात्र हित के लिए लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, विद्यार्थी परिषद उसका स्वागत करती है। और आने वाले समय में मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी छात्र अगर विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ना चाहता है तो मेहनत करो, कार्यकर्ता रहोगे तो चुनाव लड़ोगे। तो ऐसा नहीं लगता कि सारे कार्यकर्ता का ठेका एबीवीपी की तरफ से या तो जाटों को मिला हुआ है या गुजरों को मिला हुआ है? दूसरे बाकी के जो वर्ग हैं, ब्राह्मण वर्ग है या बनिया समाज है, बाकी के और जो भी वर्ग है, वो क्या कार्यकर्ता वाली वो शैली वो नहीं अपना पाते? नहीं, कार्यकर्ता शैली सबके साथ है। और मैं आपको बताऊं कि जो ये जाट गुजर वाला लोगों ने परसेप्शन बनाया हुआ है, मेरे साथ, मेरे जो संगठन में जो भी मेरे जाट भाई थे और अलग भी जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जाट भाई मेरे साथ लगे हुए थे, मतलब मेरे सामने जाट कैंडिडेट लड़ा और उस जाट कैंडिडेट को लड़ने के बावजूद उन्होंने मेरे पर्चे बांटे, वो पूरे दिन पूरी रात लोगों के पास फोन कर बात की। तो ये एक परसेप्शन ऐसा था कि भाई जाट गुजर चुनाव हो जाता है, सारे जाट एक तरफ हो जाते हैं, गुजर एक तरफ हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। और हो सकता है कि हितेश के साथ भी गुजर लगे हों, तो जाट गुजर का तो परसेप्शन बनाया हुआ। और उससे नीचे, मेरे से नीचे भी 3 पोस्ट हम चुनाव लड़े। सुशांत धनखड़ था वाइस प्रेसिडेंट, वो जाट था एबीवीपी से। अपराजिता है, अपराजिता ठाकुर है, अपना जौनपुर से है। सचिन बैसला है, जॉइंट सेक्रेटरी है, वो गुजर है। तो कहीं ना कहीं हम हर जाति हर वर्ग को लेकर, और मुझसे पहले भी बहुत सारे ऐसे चुनाव रहे हैं जिसमें हर जाति हर वर्ग का छात्र नेता बनकर छात्र संघ का चुनाव लड़ा है। देखिए, देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी एबीवीपी है
वो बीजेपी द्वारा पोषित है नहीं। और जो NSUI है वो कांग्रेस द्वारा पोषित है। तो इनके जो आला अधिकारी हैं या जो हाई कमान है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को रेगुलेट करते हैं। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल बता दूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मतलब उसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 में हुई और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना बहुत समय बाद हुई। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो ABVP है वो बिल्कुल अपने मुद्दों के साथ, चाहे वो ऐसे ऐसे भी बहुत सारे मुद्दे आए जो हमने जिनका विरोध किया, अभी भाजपा की सरकार है देश के अंदर, बट हम उन चीज़ों का विरोध करेंगे। जहाँ भी छात्र हित, समाज हित, देश हित के बारे में कोई बात आएगी और उसके विरोध में कोई काम हो रहा होगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हम उसका विरोध 100% करेंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मतलब खुद एक बहुत बड़ी पावर है, तो ये किसी से पोषित नहीं है। तो ये ABVP को हमारी बीजेपी सपोर्ट करती है। विचार मिलते हैं कहीं ना कहीं, हमारे विचार कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से, बहुत सारे ऐसे संगठन जिनसे मिलते हैं, विचार मिलते हैं, इसलिए आप अमित शाह जी से मिलते हैं। अभी हाल ही में आपको अमित शाह जी से मिलते हुए दिखाया गया। तो अमित शाह जी ने आपको क्या आश्वासन दिया कि आने वाले भावी चुनाव में आप क्षेत्रीय राजनीति में कदम रखें और एक MLA या MP के रूप में उभर कर निकले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह जी के पास हम गए, अमित शाह जी से हमारी बहुत अच्छी बात हुई और उसमें हमने कहीं ना कहीं अपने विश्वविद्यालय के अंदर जो सिक्योरिटी ग्लिचेस हैं उनके बारे में हमने बात की। जो भी हमारी बहनें दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रही हैं उनके बारे में हमने बात की कि कहीं ना कहीं कैसे उनको सिक्योर रखा जाए। और आने वाले समय के अंदर मैंने एक ही बात कही कि आने वाले समय के अंदर जो देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित के बारे में सोचेगा, और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अलग अलग राज्यों से छात्र पढ़ने आते हैं, तो यहाँ से क्या एक माहौल क्रिएट होता है। तो उन्होंने देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित के डोसू को चुना, तो आने वाली सरकार भी देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित की बनने वाली है। एक तरफ आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपकी पार्टी ABVP मिरांडा हाउस कॉलेज जो पूरी तरह वुमेन्स कॉलेज है उसका गेट तोड़ती हुई पाई जाती है। वीडियोस वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर। देशबंधु कॉलेज, वहां पर आप झगड़ा करते हुए दिखते हैं। इसके अलावा कुछ नाइट के वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें आप या आपकी पार्टी या आपके साथी NSUI के साथ झगड़ा करते हैं। सबसे पहली तो चीज, इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, वुमेन सेफ्टी, ये सब चीजें कहाँ रही? सबसे पहली चीज, आप मुझे एक भी ऐसी कोई वीडियो दिखा दीजिए जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बैच टांग कर गेट तोड़ रहा है या फिर कॉलेज के अंदर घुस रहा है। बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि जैसे आपने मिरांडा वाला वो बताया, मिरांडा वाले में क्या है कि हमारी जो छात्रा बहन थी, अंकिता विश्वास नाम था उसका, वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रही थी, वही गेट पर चढ़ती हुई आपको दिखी। तो एक वुमेन्स कॉलेज के अंदर एक छात्रा की भी एंट्री नहीं हो सकती, तो ये तो गलत है। दूसरी, आपने देशबंधु कॉलेज की बात की। देशबंधु कॉलेज के अंदर मुझे ऐसा पता लगा कि वहाँ मेरे ही नारे लगे थे। तो जब हम कॉलेज पहुँचे तो तब तक ये सब हो चुका था। तो मैं जैसे ही कॉलेज में अपने सभी छात्र भाई बहनों से सबसे मिल के आया, उनसे वोट की अपील की, तो मैं बाहर निकल के मैंने गाड़ी में बैठते ही पूछा उनसे, भाई ये क्या था? तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं सामने वाले संगठन के लोग वहाँ खड़े होकर एंट्री रोकने की हमारी कोशिश कर रहे थे, और जो भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्र संघ चुनाव लड़ेंगे या आने वाले समय तक की भी बात कर रहा हूँ, जो भी लोग ऐसी कोई भी हरकत पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज के अंदर करेंगे, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को और विद्यार्थी परिषद को अपने छात्रों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो एक मात्र महज गेट। सारे झगड़े के अंदर जो रात का वीडियो एक वायरल हुआ जी, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, कुछ लोग आपकी पार्टी के थे, कुछ लोग सामने वाली पार्टी के थे, उसमें कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ? नहीं, ऐसा कोई मुकदमा किसी की कोई मतलब हो ही नहीं पाया, पता ही नहीं लग पाया किसने ऐसा किया। जो एक वीडियो आई, हमारी एक गाड़ी थी, उसको कुछ लड़कों ने फोड़ा, उसके शीशे सारे झाड़ दिए। उसके बाद कुछ ऐसी वीडियो आई, सामने से भी बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी फूटी, बट उसमें क्या है, विजुअल नहीं था कि कौन ऐसा कुछ कर रहा है। चीज़ में पुलिस अभी नहीं कार्रवाई कर रही है। आने वाले समय के अंदर जो भी होगा, चाहे वो हमारे हो या फिर सामने वाले के हो, गलत। तो दोनों तरफ से किसी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं? अभी कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं है, पर तफ्तीश जारी है। तफ्तीश जारी है।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो ऊपर जो आला अधिकारी जो बैठे हैं या जिन लोगों के आप ताल्लुकात में है कि ऊपर से एक फोन आ जाता है नहीं कि नहीं मैं ये बोल रहा हूँ भैया, और ताल्लुकात तो देखो क्या है कि छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद हम ऐसा वहाँ गए, मतलब माननीय गृह मंत्री जी हैं उनसे मिले और अलग अलग जगह हम जाकर मिले। बट चुनाव से पहले हम एकमात्र कार्यकर्ता थे और एक कार्यकर्ता और मेरे जैसे पता नहीं कितने कार्यकर्ता चुनाव लड़ भी रहे थे। उससे पहले हमारे कुछ ऐसा भी नहीं था। आज हम जीते तो हमारा हक है कि पूरे देश के अंदर किसी के पास भी अपनी बात पहुंचाने का, तो हम अपनी बात पहुंचाई बस। अपनी जीत को आप कहाँ तक देखते हैं तुषार की आगे जाके एक डूसू प्रेसिडेंट बनने के बाद आपका जो क्षेत्रीय राजनीति का रास्ता खुलता है वो एक काउंसलर के तौर पर, एक एमएलए के तौर पर या एक एमपी के तौर पर आप कहाँ तक खुद का प्रोजेक्शन देखते हैं? मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो मेरा गांव, समाज, छत्तीस बिरादरी जो भी मुझे यहाँ तक लेकर आई है, ये आने वाले रास्ते की चाबी भी उनके पास है। अब आपने 3-4 चीज़ें बता दी हैं, अब वो पता नहीं उनके पास कौन सी चाबी है, वो कहाँ कौन सी चाबी खोलकर मुझे कहाँ बैठा दें। और मैं बिल्कुल, जो भी लोग मेरे साथ लगे, मैं आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद भी अगर रात को 3 बजे भी किसी का कॉल आता है तो मैं उसको पिक कर बात करता हूँ। दिन सुबह 7 बजे भी किसी का कॉल आता है तो मैं उससे भी बात करता हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि जितने भी लोग मेरे पूरे चुनाव में लगे और जो नहीं भी लगे भाई, सामने वाले को भी वोट्स मिली, बट क्या है कि अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ और पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। अपने गांव की, अपने समाज की, अपनी छत्तीस बिरादरी के जो भी मेरे भाई मेरे साथ लगे उन सभी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो जिन्होंने मुझे यहाँ तक बैठाया है तो मेरा बिल्कुल पूरी ये कोशिश है कि मैं उनको पूरे जीवन इससे ज़्यादा वापस करूँ। कोई ऐसा एक कोई एक्सक्लूसिव एजेंडा या ऐसी कोई एक्सक्लूसिव पंच लाइन आपने अपने चुनावी विषय में जोड़ी हो कि आप हाँ उस चेंज को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हर कीमत पर लेकर आएंगे? कुछ ऐसा आप हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को अगर बताना चाहें। अभी क्या है भैया, इसमें अपना मेट्रो कंसेशन पास को हम लेकर चले। मेट्रो कंसेशन पास मतलब मैं खुद भी जब कॉलेज जाता था तो 2-3 साल तक मैं भी मेट्रो से गया। मुझे खुद ऐसा फील होता था कि भाई रोज का कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट पर बोझ पड़ता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो मेट्रो के द्वारा अपने महाविद्यालयों में पहुँचते हैं। तो मेट्रो कंसेशन पास की मांग हम सबसे पहले रखेंगे और हमने इसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया। एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स फॉर ऑल कॉलेजेस। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में क्या है भैया कि केवल लॉ फैकल्टी के लिए भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम चांस मिलता है, स्पेशल चांस होता है। तो जो 6 सेम का बच्चा है, 6 सेम का जो स्टूडेंट है, अगर उसकी 6 सेम के अंदर कहीं बैक आ गई तो उसका पूरा 1 साल खराब हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि ऑल ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स का चांस हो। एक उसमें जो भी छात्र अगर 6 सेम के अंदर उसकी बैक आती है, किसी कारणवश वो रह जाता है, तो उसको एक ऐसा चांस मिले, स्पेशल चांस, जिसके द्वारा वो अपना वो 1 साल का टाइम पीरियड कम कर अपना 1-2 महीने एक के अंदर सबसे चीजें अहम clear मुद्दा आता है वुमेन सेफ्टी का। जी। वुमेन सेफ्टी को लेकर आपके एजेंडे में कोई चीज ऐसी शामिल की हाँ, गई हो? वुमेन सेफ्टी के लिए हमने अलग से वुमेन मैनिफेस्टो निकाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। और उसमें जैसा कि अपने बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ हॉस्टल्स हैं और वहाँ ब्लैक स्पॉट है, अंधेरा है। अभी रामजस कॉलेज के मेरे प्रिंसिपल से उनसे बात भी हुई और मैंने उनको बताया भी, तो उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया है। और ऐसे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के नियर बाय कमला नगर, आपका विजयनगर, मुखर्जी नगर, आप कालका जी में जाएंगे, वहाँ आपका CVS के पास जो अथॉरिटी है वो, PGDAV के पास की कॉलोनी, देशबंधु के पास की कॉलोनी, आप जमुना पार हैं, जमुना पार के अंदर भी बहुत सारे ऐसे PGs हॉस्टल हैं जो शादरा के अंदर है। तो हमने कहीं भी वहाँ ब्लैक स्पॉट ना हो उस एरिया के अंदर, पर्टिकुलरली साउथ कैंपस, तो उसके लिए अलग से सबको, जो हमारा मैनिफेस्टो था उसमें था कि हम अलग से ये कोई ब्लैक स्पॉट दिल्ली विश्वविद्यालय के नियर बाय ना दिखे। हर कॉलेज के अंदर कैमरा और बढ़े, वुमेन सिक्योरिटी के लिए हर कॉलेज के अंदर गार्ड बैठे। और अभी हम ऐसी अपील भी करेंगे, मैं खुद भी जाऊंगा, अभी लेटर बना दिया है, तो पूरे दिल्ली पुलिस प्रशासन से भी ये आग्रह है कि एक वुमेन महिला गार्ड, महिला पुलिस अधिकारी वहाँ बैठे कॉलेज के बाहर। और जो पिंक टॉयलेट दिल्ली विश्वविद्यालय के पास में कोई ऐसा पिंक टॉयलेट अभी नहीं है। तो जो छात्रा मार्ग है, छात्रा मार्ग पर कहीं ना कहीं समस्या है, तो हमारा बिल्कुल आने वाले समय के अंदर ये है कि वहाँ एक पिंक टॉयलेट की मांग हम मांग करें। और जल्द से जल्द मैं आपको बहुत खुशखबरी दूंगा, पिंक टॉयलेट का निर्माण चालू हो चुका है। और चलिए, हमने अभी तक जितने पॉइंट्स पर बात की, मुझे पूरी उम्मीद है आप उन सारे पॉइंट्स पर
आप काम भी करेंगे। जी भाई। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के प्रेसिडेंट तुषार डेड़ा हमारे इस शो पर आए और हमारी पूछताछ का हिस्सा बने। मैं आप सभी से अपील करूंगा, कोई ऐसा पॉइंट जो रह गया हो इस पूछताछ में, आप कमेंट करके डीएम करके हमें बता सकते हैं और हमें ज़रूर बताएं हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय भारत, जय राज होगी पूछताछ, खोलेंगे सारे राज, अब खोलेंगे सारे राज।